हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कई दिन से बहुत ही ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, सर बीपीएससी 102 का वीडियो लेकर आइए। बहुत बार आपने रिक्वेस्ट किया। सो मैंने देखिए, आप लोग जब रिक्वेस्ट करते हो ना, जब देखता हूँ कि एक ही कोड का बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, तभी मुझे लाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब 1-2 बच्चा कमेंट करता है तो भाई 1-2 बच्चा के लिए तो मैं, आप बताओ, इतने सारे स्टूडेंट्स का तो ये नहीं तोड़ सकता ना, दिल नहीं तोड़ सकता। सो देखिए, कमेंट जब जिसका ज़्यादा आता है उसके लिए मैं बनाता हूँ, बाकी सब तो बनते ही हैं, जो मुझे सही लग रहा है उनका बना ही देता हूँ, बट जिसका ज़्यादा कमेंट आता है उसका मैं एग्ज़ाम से बहुत ही पहले मैं बनाता हूँ, 4-5 दिन पहले, ठीक है? सो देखिए, ये कोड बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला है। सो देखिए, ध्यान समझना, बीपीएससी 102 आपका कोड है, जिसका टाइटल है भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र, ठीक? और ये आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 5 इयर्स के अकॉर्डिंग। कितने इयर्स के अकॉर्डिंग? 5 इयर्स पीवाई के अकॉर्डिंग, ठीक? और ये जो है कि इग्नू के जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स एंड वीडियो है। आप चैनल में न्यू हो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको कोई डाउट हो तो इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी आंसर आप लिखना चाहते हो ना एग्जाम में, खुद के माइंड से लिखो। यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आंसर देता हूँ ना, देखिए आपके क्वेश्चन मिलते हैं ना, मैच खाते हैं ना एग्जाम में, तो देखिए मैच खाते हैं, आप लोगों को मेरे सजेस्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ अपने मन से वहां पर पॉइंट बनाओ, अपने मन से हेडिंग बनाओ, आंसर समझ लो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आंसर समझो क्या है नहीं है, अपने मन से लिखो। इसीलिए यहाँ पे मैं ज्यादा उधर-उधर नहीं करने गया हूँ, इजी लैंग्वेज में आंसर दिया हूँ, पैराग्राफ में ही आंसर दे दिया हूँ, ठीक है? सो ध्यान देना, आप लोगों को वहाँ खुद से अपने माइंड से करना है। और ये सोचो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और वो क्या करते हैं, चोरी करने के लिए लेके जाते हैं। ये गलत बात है। खुद के मेहनत से परीक्षा दो, अच्छा से नंबर लाओ, मेहनत करो भाई, मेहनत करो। एक दिन पहले भी मेरा नोट्स देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो एग्जाम में टेंशन नहीं है। यहीं से सब कुछ यहीं से खेला जाता है, यहीं से अच्छा एग्जाम गेम चेंजर है ना, नोट्स आपको मिलता है। सो देखिए, फटाफट आप लोग पीडीएफ भी परचेज करते जाइए। वीडियो को देख लीजिए, देन आपको पीडीएफ परचेज करना है रिवीजन के लिए। सो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोगों को समझना है भाई, भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र ये क्या है। इसको अगर समझ जाएंगे तो सभी समझ में अच्छा से आने लगेगा। यहाँ पर संवैधानिक सरकार की अगर बात करें तो सबसे पहले ये समझिए, संवैधानिक सरकार वह सरकार होती है जो संविधान, है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार काम करती है ना। और सरकार कोई भी फैसला अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं ले सकती। उसे जो भी करना होगा वो संविधान के अकॉर्डिंग ही करेंगे। उसे संविधान के नियमों का पालन करना पड़ता है, तो संविधान के अकॉर्डिंग ही वो सभी काम करेंगे। तो संविधान देश की सबसे बड़ी रूल बुक रहता है ना। सबसे बड़ी क्या है शक्ति, समझ लो कि नियम जो है कि वो संविधान ही है ना। और सरकार उस रूल के अकॉर्डिंग, उस नियम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो समझ लो, अगर सरकार को कुछ भी करना होगा तो संविधान के रूल के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं वो, ठीक? तो संवैधानिक सरकार जो है कि सरकार संविधान के अनुसार काम करती है, सभी नागरिक कानून के समान बराबर होते हैं, है ना। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है भाई? संवैधानिक सरकार, संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक। अब दूसरा यहाँ पर था लोकतंत्र। लोकतंत्र आप सब जानते हैं, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें देश की शक्ति जनता के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में होता है। और इसमें क्या होता है, जनता ही चुनाव करता है ना, चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनता है ना। वो वोटिंग के माध्यम से क्या करता है, अपना प्रतिनिधि चुनता है, अपना शासक चुनता है, ठीक। जनता का इसको इसका लोकतंत्र का एक सीधा सा ये है आंसर है कि भाई जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन क्या होता है? लोकतंत्र होता है। समझ गए? ये समझ गए ना? तो अब क्वेश्चन आंसर समझ में बहुत अच्छा सा आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो संविधान बनाए गए हैं, इन संविधान का क्या मतलब है ना? इसका क्या विशेषता है भाई भारतीय संविधान का? तो भैया ध्यान रखिएगा, आंसर देखिए। भारतीय जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और विस्तृत लिखित, है ना, सबसे लंबा और सबसे अच्छा से लिखा हुआ क्या संविधान है, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। समझ में आ रहा है? यह जो भारत के शासन की मूल संरचना जो है, इसी पर निर्धारित करता है, ठीक। लोकतांत्रिक मूल्यों पर ये क्या होता है? आधारित होता है। एंड इसकी पहली प्रमुख विशेषता इसकी लिखित एवं विस्तृत प्रकृति है ना। इसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारों की शक्तियों
कार्यों और उत्तरदायित्वों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिससे शासन व्यवस्था स्पष्ट और व्यवस्थित बनी रहती है। मतलब कि केंद्र की सरकार और राज्य की जो भी सरकार है, जो भी काम करते हैं, सीएम हो गया, पीएम हो गया, उसको संविधान के अकॉर्डिंग काम करना होगा। संविधान के खिलाफ वो काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या है कि संघात्मक व्यवस्था है। ये जो संविधान हमें संघात्मक व्यवस्था दिया, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार को अधिक अधिकार मिलते हैं ना, जिससे यह एक मजबूत संघ बनता है। तो यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार को संघवाद के अकॉर्डिंग शक्ति दिया गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट शक्ति का जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो भाई पीएम यानी केंद्र सरकार जो होंगे वही काम करेंगे। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो संसदीय शासन प्रणाली। तो ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको एक आप लोग बोलते हो ना कि सर पॉइंट में आंसर देना है, हेडिंग देना है, तो हेडिंग इसको देने के बाद आप इसका लिख सकते हो, है ना? तो इसमें लिख सकते हो क्या है कि यह जो विशेषता, यह वह विशेषता है जिसमें राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपाल का शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। ठीक है? और भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक, जैसे कि मौलिक अधिकार कौन कौन सा? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सब क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक, और संविधान के अकॉर्डिंग मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं जो नागरिकों को क्या करता है? जिम्मेदार बनाती है ना? कर्तव्य के प्रति कैसा कर्तव्य करना चाहिए, नागरिकों का क्या कर्तव्य है, उस संविधान में ये भी दिया गया है। एंड एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि धर्मनिरपेक्षता है, जिसके अनुसार राज्य सभी वो धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है और किसी भी धर्म का को विशेष दर्जा नहीं देता है। इसके अलावा इसमें लचीलापन और कठोरता का मिश्रण है, जिससे समय के अनुसार संशोधन संभव है, लेकिन मूल्य ढांचे को सुरक्षित रखा गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान के बुनियादी दार्शनिक सिद्धांतों का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। चलिए, भारतीय संविधान केवल शासन का ढांचा नहीं है, शासन का स्ट्रक्चर नहीं है, समझ आ गया? भारतीय संविधान, बल्कि यह एक मजबूत दार्शनिक आधार पर निर्धारित आधारित है, जो भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक जीवन को क्या करती है? दिशा देता है। इसके मूल न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श निहित है। ठीक है? सबसे प्रमुख सिद्धांत की अगर बात करें स्टूडेंट्स, वो है वो प्रमुख सिद्धांत न्याय है। संविधान का उद्देश्य समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना है, ताकि किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो और सभी को समान अवसर मिले। दूसरा सिद्धांत इसका है स्वतंत्रता का। संविधान नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और जीवन जीने की क्या करती है? स्वतंत्रता प्रदान करता है भैया, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का यानी पर्सनैलिटी का विकास कर सके। ठीक है? एंड तीसरा जो सिद्धांत है समानता यानी कि इक्वलिटी का है। इसके अनुसार क्या है कि नागरिक कानून की दृष्टि में समान है और जाति को, धर्म को, लिंग को या फिर जन्मस्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव इसमें नहीं करने के लिए बोला जाता है ना, संविधान के अकॉर्डिंग सबको इक्वलिटी दिया गया है। चौथा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो बंधुत्व है, तो जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के बीच भाईचारा बन के रहना, एकता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। इसमें प्रेम पूर्वक लोग रहते हैं ना, प्रेम पूर्वक रहने की सीख सीख देता है ना। तो ये किसके अकॉर्डिंग? संविधान के अकॉर्डिंग। एंड इसके साथ ही भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता पर भी आधारित है, जिससे राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता और सभी धर्मों का समान सम्मान देता है। संविधान का अ, एक और महत्वपूर्ण आधार जो है वो लोकतंत्र है, जिसमें जनता सर्वोच्च होती है और सरकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करती है? कार्य करती है। ठीक, लोकतंत्र का बड़ा मैंने बताया भी था अभी पहले कुछ देर पहले। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, संविधान के मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति और महत्व बताइए। तो यानी कि ये जो आपका बुक है, ये जो आपका सब्जेक्ट कोड है, इसमें संविधान के बारे में दिया है, इससे बहुत संविधान के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। इसका मतलब समझते हो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट कोड, बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट कोड आप लोगों ने रख लिया। बहुत सुंदर, वेल डन, सुंदर, गजब। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो कहा जाए कि भाई मौलिक कर्तव्य संविधान में कहाँ पे है? तो 42वें संविधान संशोधन में है।
ठीक, यह अधिनियम द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया, ध्यान रखना। इन्हें संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में शामिल किया गया है। ठीक, अनुच्छेद किसमें? 51 ए में शामिल किया गया था और संशोधन कौन सा? 42वें संशोधन में इसको 1976 में जोड़ा गया। ठीक, ध्यान रखना। देखो संविधान के बारे में कितना अच्छा यहाँ पर नॉलेज आपको मिल रहा है। और ये कर्तव्य नागरिकों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए निर्धारित किए गए हैं। और दूसरा, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति की बात करें तो ये मुख्यतः नैतिक और आदर्शात्मक है। ये कर्तव्य कानूनी रूप से सीधे लागू नहीं होते हैं, अर्थात इनका उल्लंघन करने पर तुरंत दंड का प्रावधान नहीं है। फिर भी ये नागरिकों को एक जिम्मेदार और अनुशासित समाज का हिस्सा बनने की प्रेरणा देते हैं। ये संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के साथ संतुलन स्थापित करते हैं। मौलिक कर्तव्यों में संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये सब क्या है? मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। समझ में आ रहा है? एंड एंड इन कर्तव्यों का महत्व अत्यंत व्यापक है कि नहीं? ये नागरिकों में राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। साथ ही ये समाज में अनुशासन, जिम्मेदारी, नैतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी पालन भी क्या है? हमें आवश्यक है। हम जितना अधिकार हमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा भी कर्तव्य बनता है देश का साथ देने का, देश में सभी स के साथ मिल-जुल के रहने का, ना? देश में कर्तव्य के अकॉर्डिंग काम करने का, है ना? जो ये कर्तव्य हमारा फर्ज होता है एंड देश के प्रति हमारा क्या होता है? कर्तव्य फर्ज होता है। तो ये कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं, जिससे एक स्वस्थ और विकसित समाज का क्या होता है? निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। भारतीय संसद भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। यह केवल लोकतंत्र की रीढ़ है और देश के शासन संचालन में महत्वपूर्ण क्या करती है? भूमिका निभाती है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य विधायी कार्य है। अ, यह देश के लिए नए कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है तथा आवश्यक होने पर उन्हें समाप्त भी कर सकती है ना? करती है। कानून निर्माण की प्रक्रिया दोनों सदनों से होकर गुजरती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय कार्य है। संसद सरकार के बजट को मंजूरी देती है और यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का सही और पारदर्शी मतलब सही तरीके से उपयोग हो। विशेष रूप से लोकसभा और वित्तीय मामलों में अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो किसको? लोकसभा को ये सब वित्तीय मामले में अधिकार प्राप्त होते हैं। एंड तीसरा कार्य है यहाँ पर कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद सरकार से प्रश्न पूछकर, बहस करके विभिन्न प्रस्ताव और समितियों के माध्यम से कार्यपालिका की नीतियों और कार्यों की निगरानी करती है। इससे सरकार उत्तरदायी बनी रहती है। चौथा कार्य है इसमें संवैधानिक कार्य। संसद संविधान में संशोधन करने की क्या शक्ति रखती है कि नहीं? हालाँकि इसके लिए विशेष प्रक्रिया और बहुमत की आवश्यकता भी पड़ती है, डायरेक्ट वो नहीं कर सकते हैं। एंड 5वां कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य। संसद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य जनहित और चर्चा का मंच प्रदान करना है, जहां देश की प्रमुख समस्याओं पर बहस होती है, समाधान के लिए नीतियां इसमें बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का क्या भाई रोल है? यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर यही कहना है कि रोल इस राजनीति के अकॉर्डिंग इस व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का क्या रोल है? तो देखिए समझिए इसमें, राष्ट्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री जो होता है, तो राष्ट्रपति क्या देखा आपने? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है ना? तो संविधान के अनुसार ये राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होता है ना? लेकिन भारत के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इसमें प्रधानमंत्री का जो रोल है वो सबसे वास्तविक रोल उसी का होता है ना? वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है ये। दोनों की भूमिका अलग-अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी है।
लगभग हर काम को ज्यादातर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। बट फिर भी कोई भी काम अगर प्राइम मिनिस्टर करे तो उनमें कुछ ये राष्ट्रपति से आज्ञा लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भाई राष्ट्रपति बहुत ही बड़े होते हैं इसका पद। एंड राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र प्रमुख होता है। ये तो एक नाम का मात्र प्रमुख होता है। संविधान के अनुसार सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वे जो काम करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति को सेना का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है, समझ आ गया, संसद का अंग कहा जाता है और संविधान का संरक्षण भी राष्ट्रपति को माना जाता है। वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं भैया? राष्ट्रपति ही तो करते हैं। और आपातकाल घोषित भी कर सकते हैं, कौन? राष्ट्रपति कर सकते हैं। और विधेयक को स्वीकृति भी दे सकते हैं। तो समझे, ये सब उनके पास अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास। हालांकि व्यवहार में उनकी शक्तियां सीमित होती है क्योंकि वे मंत्री परिषद की सलाह से बंधे होते हैं। ठीक। एंड आगे, अब प्रधानमंत्री की बात करें स्टूडेंट, तो प्रधानमंत्री भारतीय, खास करके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक वास्तविक यानी रियल प्रमुख होता है ना। रियल हीरो जो होता है भारतीय राजनीति में, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वह मंत्री परिषद का सबसे बड़ा नेतृत्व वही करता है और सरकार की नीतियां भी इसी पर निर्धारित होती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है ना। और सरकार की कार्यपालिका शक्ति का यह वास्तविक उपयोग करता है। समझ में आ रहा है? सभी महत्वपूर्ण निर्णय उनके नेतृत्व में लिए जाते हैं। ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का समालोचनात्मक क्या कीजिए भैया? वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान में देश की सुरक्षा, एकता और स्थिरता बनाए रखने की आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान अनुच्छेद 352, 56 और 360 के अंतर्गत आते हैं। इनका उद्देश्य गंभीर परिस्थितियों में शासन को प्रभावी बनाए रखना है, लेकिन इनकी आलोचना भी की जाती है। संविधान 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन के अकॉर्डिंग आता है, और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, है ना? क्या समझे? राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति में लगाया जाता है आपातकालीन। समझ में आ रहा है? तो ये समझ जाओ राष्ट्र में आपातकाल। एंड राज्य आपातकाल जो है कि तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संवैधानिक ढंग से कार्य करने में असमर्थ हो। जब राज्य में कार्य सही से ना करें तभी ये राज्य आपातकाल लगाते हैं। एंड वित्तीय आपातकाल देश की जब आर्थिक स्थिति खराब होता है ना, जब आर्थिक स्थिति खतरे में होता है देश की, तब ये लगाया जाता है या ना घोषित किया जाता है। समझ में आ रहा है? अगला, इन प्रावधानों का सकारात्मक पक्ष यह है कि केंद्र सरकार को संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने और देश की एकता बनाए रखने में मदद करते हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां मिलती है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत रहती है, लेकिन इनकी आलोचना भी की जाती है। विशेषकर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं जिससे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता प्रभावित होती है। 1975 के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर माना जाता है, जब सत्ता के दुरुपयोग की आशंका सामने आई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, संविधान सभा के वैचारिक अभिविन्यास को आकार देने वाले कारक जो हैं उनकी कारकों की व्याख्या कीजिए। चलिए, भारतीय संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया उसकी वैचारिक दिशा को ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक और वैचारिक कारकों से प्रभावित, है ना, थी। इन कारकों ने संविधान सभा के सदस्यों की सोच और दृष्टिकोण को क्या किया? आकार दिया। समझ रहे हैं? एंड सबसे पहला महत्वपूर्ण जो कारक है वो औपनिवेशिक अनुभव था, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने राजनीतिक पराधीनता, आर्थिक शोषण और सामाजिक असमानता का अनुभव किया, जिससे स्वतंत्रता, समानता और न्याय की मांग क्या हो गई? मजबूत हुई। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विशेषकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर आदि नेताओं के विचारों ने संविधान सभा के वैचारिक ढांचे को गहराई से क्या किया, प्रभावित किया। इससे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की अवधारणाएं मजबूत हुई। तीसरा कारक पश्चिमी राजनीतिक विचारधाराएं थी, जिसे जैसे ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, अमेरिकी अधिकार और क्या अमेरिकी अधिकार आधारित संविधान और फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता एंड समानता और बंधुत्व के सिद्धांत। और चौथा कारक है आपका भारतीय सामाजिक विविधता और समस्याएं। इसमें जाति व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था विविधता और क्षेत्रीय असमानताओं ने संविधान को एक समावेशी और संतुलित विधान बनाने के लिए प्रेरित किया। और पांचवा जो कारक है वो संविधान सभा के सदस्यों का बौद्धिक योगदान था, जिनमें विभिन्न विचारधाराओं के विद्वान, वकील, समाज सुधारक शामिल थे। उन्होंने लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 8। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची की विशेषताओं का क्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। आंसर है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का प्रावधान विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत के जनजाति बहुल बहुल क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किया गया। यह अनुच्छेद 244 2 और 275 1 के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ क्षेत्रों में लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करना और उनकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना है। इसके सबसे प्रमुख विशेषता स्वायत्त जिला एवं क्षेत्रीय परिषदों, है ना, परिषदों की स्थापना है। इन परिषदों को स्थानीय शासन की महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई है, जिससे आदिवासी समुदाय अपने परंपरागत ढंग से प्रशासन चला सके। दूसरी विशेषता विधायी शक्तियां हैं। यह परिषदें भूमि, वन, जल संसाधन, कृषि, ग्राम प्रशासन, विवाह और सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है। इससे स्थानीय परंपराओं और नीतियों का क्या होता है, संरक्षण होता है। और तीसरी जो विशेषता है वो न्यायिक अधिकार है। ये परिषदों के छोटे छोटे स्थानीय विवादों का निपटारा करने के लिए पारंपरिक और सरल न्याय प्रणाली अपनाती है, जिससे लोगों को शीघ्र न्याय मिलता है। चौथी जो है विशेषता है वो वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता है। परिषदों को अपने क्षेत्र में कर लगाने यानी टैक्स लगाने और विकास कार्यों के लिए बजट उपयोग करने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। पांचवी विशेषता यह है कि यह व्यवस्था जनजातीय संस्कृति और पहचान सुरक्षा क्या करती है पहचान की सुरक्षा करती है, जिससे आधुनिक शासन और पारंपरिक जीवन शैली के बीच संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है भारत में न्यायिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली, है ना, कौन सी व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। समझिए ध्यान से समझिएगा तो तभी मजा आएगा। भारत की न्यायिक व्यवस्था एक स्वतंत्र और एकीकृत प्रणाली है। क्या है, एक स्वतंत्र और एकीकृत प्रणाली है, जिसका जो उद्देश्य है वो न्याय प्रदान करना, संविधान की रक्षा करना और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। यह प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों के स्तरों के में क्या करती है, कार्य करती है। न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर सुप्रीम कोर्ट है। तो न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा स्तर कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान का संरक्षण भी माना ना, संविधान का जो संरक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। एंड यह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है, मौलिक अधिकारों की यह रक्षा करता है और अंतिम अपील न्यायालय के रूप में यह कार्य भी करता है। इससे नीचे जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे उच्च न्यायालय होते हैं, जो राज्यों के प्रमुख न्यायालय हैं ना। ये राज्य के क्या होते हैं, प्रमुख न्यायालय होते हैं। ये अपने अपने राज्यों में अपील, पुनर्विचार और संवैधानिक मामलों की क्या करते हैं, स्टूडेंट, सुनवाई करते हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब छोटे छोटे जो न्यायालय हैं, जिला स्तर, है ना, अधीनस्थ न्यायालय निचले स्तर पर, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय में कौन कौन आ जाएगा, जिला न्यायालय, सिविल और फौजीदारी अदालतें, जो सामान्य नागरिक मामले की क्या करती है, सुनवाई करते हैं और प्रारंभिक न्याय प्रदान करते हैं।
उसके बाद आता है स्टूडेंट्स भारत की न्यायिक प्रणाली, एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ न्यायिक समीक्षा, जिसके माध्यम से न्यायालय यह जांच करते हैं कि कोई कानून या फिर सरकारी कार्य संविधान के अनुरूप है या नहीं, है ना? इसके अलावा सार्वजनिक हित याचिका की व्यवस्था भी है, जिससे आम नागरिक भी जनहित के मामलों को न्याय में उठा सके। कोई भी कार्य न्याय के अकॉर्डिंग हो, है ना? ऐसा नहीं कि अन्याय के साथ कोई भी कार्य हो रहे हो समाज में, तो ये इस सच पर ध्यान देता है न्यायिक समीक्षा। तो इसमें आपने देख लिया न्यायिक प्रणाली आपने समझा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में केंद्र राज्य संबंधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में ध्यान से क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में प्रशासन वाला और वित्तीय मतलब पैसे की लेन-देन वाला। तो पैसे वाली बातों और प्रशासन की बातों के अकॉर्डिंग केंद्र राज्य संबंध के समालोचना, तो केंद्र और राज्य में क्या इसका भूमिका है प्रशासन और वित्तीय मामलों में। तो चलिए समझते हैं। भारत जो है वो संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का क्या करता है, इस स्पष्ट विभाजन किया गया है ना, संघीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग। लेकिन व्यवहार में केंद्र की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली दिखाई देती है। तो राज्य और केंद्र की बात करें तो केंद्र सबसे बड़ा होता है राज्य की तुलना में, कि सभी राज्यों के एक समझ लो केंद्र होता है वो। एंड प्रशासनिक और वित्तीय संबंध इस संतुलन को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र को बड़ा यानी सबसे बड़ा व्यापक अधिकार प्राप्त है। एंड अखिल भारतीय सेवा जैसे कि आईएएस, आईपीएस केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक एकता बनाए रखती है। एंड कौन प्रशासन के अकॉर्डिंग ना, तो प्रशासनिक की दृष्टि के अकॉर्डिंग तो ये आईएएस आईपीएस किसके अकॉर्डिंग बनता है, प्रशासनिक दृष्टि के अकॉर्डिंग। एंड राज्यों के बीच प्रशासनिक एकता बनाए रखती है। राज्यों को अपने विषयों पर प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र की शक्तियां और अधिक बढ़ जाती है, जिससे राज्यों की स्वायत्तता सीमित हो जाती है। अब बात करें वित्तीय मामलों की, तो वित्तीय मामलों में राज्यों की स्थिति अपेक्षाकृत क्या है भाई, कमजोर होता है। अधिकांश महत्वपूर्ण कराधान शक्तियां केंद्र के पास होता है, राज्य के पास नहीं। जबकि राज्यों को अपने खर्चों के लिए भी किस पर निर्भर होना पड़ता है, केंद्र पर। राज्य का खर्चा कहाँ से चलेगा भाई, केंद्र से ही चलता है। ठीक है, वित्त आयोग राज्यों को करों के वितरण है ना और अनुदान की सिफारिश करता है, जिससे वित्तीय संतुलन बनाए रखने का प्रयास होता है। फिर भी कई राज्य आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। अगला समालोचनात्मक रूप से देखा जाए तो यह व्यवस्था केंद्र की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। इससे राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रभावित होती है और कभी-कभी केंद्र राज्य संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। फिर भी यह प्रणाली राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक समन्वय और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। इसलिए इसमें संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच क्या अंतर है, चलिए। भारत संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों ही महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन इनकी प्रकृति, उद्देश्य और कानूनी स्थिति में क्या है, स्पष्ट अंतर भी है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं और इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे न्यायालय में जाकर संरक्षण प्राप्त कर सकता है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। इसके विपरीत बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है। यह सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, जिनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, जैसे कि गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करना। लेकिन ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की स्वरूप न्यायिक है, ठीक है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत का स्वरूप गैर न्यायिक है।
मौलिक अधिकार मुख्य रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के कल्याण और राज्य के नीति निर्माण पर क्या करते हैं भैया, जोर देते हैं। मौलिक अधिकारों को तुरंत लागू किया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत को का जो लागू ये जो है कैसे के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये क्रियान्वयन राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक क्षमता पर निर्भर भी करता है। हमें क्या इसके निर्भर करता है इस पर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्या भारतीय राजनीति केवल एक रबर स्टाम्प है? क्या कह रहे हैं कि क्या भारतीय राष्ट्रपति क्या है, एक रबर स्टाम्प है? उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए जिनमें राष्ट्रपति अपने निर्देश पर कार्य कर सकता है या फिर सकती है। ठीक, चलिए आंसर को देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, जबकि वास्तविक कार्यपाल का शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है ना। इस आधार पर कुछ विद्वान राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प भी कहा जाता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में वे मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद के किसके अकॉर्डिंग, सलाह के अकॉर्डिंग। इसलिए सामान्य शासन में उनकी जो भूमिका औपचारिक होती है। उदाहरण के लिए कानूनों को स्वीकृति देना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना और प्रशासनिक निर्णयों को अनुमोदित करना आदि कार्य सरकार की सलाह से ही क्या होता होते हैं। ठीक है, लेकिन यह कहना कि राष्ट्रपति केवल बड़ा रबर स्टंप है, ये पूरी तरह सही नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि संविधान ने उन्हें कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी दी है, जैसे कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं ना। लोकसभा में विश्वास न होने की स्थिति में निर्णय भी ये ले सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास विधायी, कार्यकारी और आपातकालीन शक्तियां भी है। वे विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस भेज भी सकते हैं एंड धन विधेयक को छोड़कर संसद को बुलाव या फिर भंग भी कर सकते हैं, और आवश्यकता स्थिति में ये आपातकाल की घोषणा कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्यों की व्याख्या कीजिए। भारत भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष स्थान है। यह संविधान का संरक्षक, नागरिक और अधिकारों का रक्षक और अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक समीक्षा है। इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप हो। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। दूसरा प्रमुख कार्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग भी कर सकते हैं। यह अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहलाता है। तीसरा जो कार्य है वो है अपीलीय अधिकारिता। यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनता है और अंतिम निर्णय देता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में एकरूपता बनी रहती है। चौथा कार्य संघीय विवादों का समाधान है। केंद्र और राज्यों के बीच या फिर दो राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। पांचवा कार्य सलाहकारी अधिकारिता है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की शक्ति होती है, जिससे वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? अब अलग से ये क्वेश्चन आ गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनकी व्याख्या कीजिए। देखिए स्टूडेंट, ऊपर ना एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको डाउट हो। देखिए डाउट क्या है, ये पॉइंट में आपका क्वेश्चन नहीं, पॉइंट में रिट जारी करना। अच्छा, ये रिट क्या होता है, रिट जारी करना की शक्ति, तो ये क्या होता है? रिट का मतलब होता है कोर्ट का लिखा हुआ आदेश, रिटन ऑर्डर। किसके अकॉर्डिंग?
कोर्ट के अकॉर्डिंग। अब समझ में आया? तो जब किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है या फिर कोई सरकारी अधिकारी कानून के खिलाफ काम करते हैं, तब जो है कि उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनके द्वारा एक रिट क्या होता है जारी की जाती है। ठीक है? लिखा हुआ एक आदेश जारी किया जाता है। उसके ये रेट जो है कि जारी करके उस सही काम करने या फिर गलत काम को रोकने का आदेश दिया जाता है। तो ये रिट जारी की शक्ति वही होता है। समझ गए? तो आप लोग डरना मत, समझने को जो भी देखो, जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आएँगे ना, वो मुझे पता रहता है, वो मैं आपको खुद देखो, मैं अभी क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया ना, फिर पीछे क्यों किया कि हमें ऐसा लगा कि नहीं भाई इसे बताना चाहिए, है कि नहीं? तो आप क्या समझे? मान लो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर कोई गलत काम कर लिया, जैसे मान लो कि पुलिस बिना किसी कानूनी कारण के किसी व्यक्ति को जेल बंद कर दिया, है ना? जेल में, है ना? बिना कोई गलती से भी पुलिस ऐसा भी हरकत कर लेता है कभी-कभी। तब वह व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। अगर गलती ना हो फिर भी वो उसको अगर ऐसा कर लिया तो वो कोर्ट जा सकता है और कोर्ट एक रिट जारी करके वो दे सकता है कि इसे तुरंत रिहा करो, क्योंकि उस इसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। यही रिट जारी करने की शक्ति होती है कोर्ट के पास। अगर गलती से वो कर लिया है ना? वो कोर्ट से वो छुटकारा पा सकता है अगर उसका गलती नहीं है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। समझ आ गया? सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका चर्चा पहले भी किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ अलग से जब क्वेश्चन पूछ गया तो अच्छी बात है। तो पूछा तो चर्चा कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है। चलिए, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 में दिए गए हैं। ये सिद्धांत सरकार के लिए ऐसे मार्गदर्शक नियम है, जिनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य क्या है बनाना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। इनके माध्यम से राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि देश में सभी नागरिकों को समान अवसर, सम्मान और बेहतर जीवन स्थितियां प्राप्त हो। इन सिद्धांतों में प्रमुख रूप से समान कार्य के लिए समान वेतन, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, गरीबी उन्मूलन, श्रमिकों की हितों की रक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसे अ, उद्देश्य क्या है शामिल है। इसके अलावा यह सिद्धांत किसी राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह कृषि, उद्योग और ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे तथा कमजोर वर्गों, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए। नीति निर्देशक सिद्धांतों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है ये। अर्थात यदि इनका पालन ना भी हो तो नागरिक न्यायालय में दावा नहीं कर सकते हैं। फिर भी अ, ये सरकार किसी निर्माण की दिशा तय कर सकते हैं। ये जो सरकार है किसी नीति निर्माण कौन से नीति निर्माण की दिशा तय करते हैं और ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, वही नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के समग्र विकास पर क्या करती है जोर देती है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 में स्टूडेंट, संसदीय बनाम न्यायपालिका बहस का वर्णन और चर्चा कीजिए। स्टूडेंट्स कहीं न कहीं आपको यहाँ पर बनाम का मतलब समझ में नहीं आता होगा, तो बनाम क्या होता है समझिए। तो बनाम का जो मतलब है, क्या है कि के खिलाफ, बनाम क्या है के खिलाफ, की तुलना में। तो यहाँ पे क्या है, जब कोई वर्सेस हो, ठीक है? यहाँ पे क्या है, संसदीय बनाम न्यायपालिका की बहस का वर्णन कीजिए। तो संसदीय बनाम में न्यायपालिका की, तो यहाँ पे 2 लोगों के बीच क्या होता है बहस। बहस कब होगा? बहस होगा कभी भी 2 पक्षों के बीच, 2 लोगों के बीच। तो 2 पक्ष, 2 ग्रुप, 2 लोगों के बीच क्या होता है? बनाम होता है। तो बनाम हम लोग वर्सेस सुनते हो ना, समझते हो ना, कभी-कभी हम लोग एक वर्सेस बोलते हैं ना, कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, तो वर्सेस या फिर वर्सेस को ही हम लोग क्या करते हैं बनाम कहते हैं।
ठीक है, जब 2 लोगों के बीच क्या होता है, टक्कर चलता है। समझ गए? देखो मेरे पास मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल में जुड़े हो, तो कहीं कोई डाउट रहेगा? नहीं ना रहेगा, तो मज़ा तो आएगा ही। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो भैया, सब्सक्राइब कर लो, ये सपोर्ट है आपका मेरे लिए। सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी बढ़िया वाला कीजिए, लवली लवली कमेंट, है ना? प्यारा-सा, है ना? हार्ट वाला। क्यों? देखो हार्ट डाल के बढ़िया सा दिल डाल के भाई कमेंट करोगे ना, स्टूडेंट जो भी देखें उन्हें लगेगा हाँ मजेदार है ये वीडियो, पसंद आने वाला है ये वीडियो। सो आप लोग ऐसा सपोर्ट करोगे तभी तो। चलिए समझते हैं, बनाम मतलब वर्सेस समझ गए। चलिए, भारतीय लोकतंत्र में संसद और न्यायपालिका दोनों ही महत्वपूर्ण क्या है, संस्थाएं हैं। संसद और न्यायपालिका क्या है, दोनों महत्वपूर्ण संस्था है। संसद जो है कि जनता द्वारा चुनी गई विधायी संस्था है, समझ में आ गया? अब कहीं न कहीं आपको विधायी संस्था अगर समझ नहीं आया, कई बार अभी मैंने विधायी संस्था इस ऊपर से चर्चा करते आया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि उसे विधायी का मतलब नहीं समझ में आया होगा। विधायी का मतलब होता है कानून बनाना, जो कानून जिसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं, वो विधायी संस्था होता है, ठीक है? जहाँ से कानून बनाए जाते हैं, समझ में आ गया? जबकि न्यायपालिका संविधान की व्याख्या, अधिकारों की रक्षा करने वाली स्वतंत्र संस्था है। तो इनके बीच शक्ति संतुलन को लेकर संसदीय बनाम न्यायपालिका की बहस महत्वपूर्ण रही है, समझे? तो संसदीय और न्यायपालिका केस में वर्सेस, है ना? ये इनके अकॉर्डिंग बहस चलती रहती है। एंड आगे, संसदीय दृष्टिकोण के अनुसार संसद सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, क्योंकि यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। संसद को कानून बनाने और नीतियां तय करने का क्या है, अधिकार है। इसलिए न्यायपालिका को संसद के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि देखो विधायी जो है संस्था जो है, संसद जो है, उनको नीतियाँ बनाने का, ना कानून के अकॉर्डिंग काम करने का उनको पूर्ण अधिकार है, तो वो करेंगे भाई, उनको हस्तक्षेप करने वाला कोई भी नहीं है। तो न्यायपालिका को उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, समझ में आ गया? और न्यायपालिका का दृष्टिकोण यह है कि संविधान क्या है, सर्वोच्च है, और उसका संरक्षण न्यायपालिका का क्या है, वो प्रथम कर्तव्य है। यदि संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उन्हें रद्द कर सकता है। समझ में आ गया? अगर संसद, कानून तो बनाने का अधिकार है, चलो ठीक है, कानून संसद ने कानून बना लिया, तो संसद कानून बनाए, अगर वो कानून गलत है, वो कानून जनता के हित में नहीं है, तो भाई न्यायपालिका के पास, है ना, न्यायपालिका के पास वो पावर होता है, वो शक्ति होता है कि उनके इस नियम को, उनके इस रूल को भाई नष्ट, है ना, रद्द कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। सोचो इतना बड़ा पावर है कानून के पास, है ना? इसे न्यायिक समीक्षा भी कहा जाता है। क्या? न्यायिक समीक्षा। तो इस बहस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू संविधान की सर्वोच्चता और लोकतंत्र का संतुलन है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। तो यह सिद्धांत केशव आनंद भारती केस 1973 में स्थापित किया हुआ है। कभी-कभी संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। विशेषकर के कब विशेषकर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन को लेकर, है ना? इसके अकॉर्डिंग कभी-कभी संसद और न्यायपालिका में क्या हुई है, बहस हुई है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने अच्छा समझा। तो संसदीय बनाम न्यायपालिका बहस, तो संसदीय और न्यायपालिका के अकॉर्डिंग भाई बहस, तो इसके बारे में आप समझ गए अच्छा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे है 16 नंबर के बाद, यहाँ सभी क्या है, टिप्पणी है। यानी कि ये टिप्पणी है, और टिप्पणी आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर टिप्पणी कितने मार्क्स के होते हैं। टिप्पणी हमेशा आपका 100 में से 100 मार्क्स, तो टोटल एग्जाम होता है, टोटल 100 में से इसका योगदान होता है 10 मार्क्स। तो टिप्पणी जो होता है 10 मार्क्स का पूछे जाते हैं, बट जब भी कोई टिप्पणी आपको बनाने के लिए दिया जाएगा, तो आपको 2 टिप्पणी बनाने हैं, जिसमें से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे।
10 मार्क्स का टिप्पणी होता है, ध्यान रखना। अभी तक हम लोगों ने जो किया था वो 20 मार्क्स का क्वेश्चंस किया था लॉन्ग टाइप का। सो चलिए देखते हैं। तो अभी देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इनके बारे में हम लोगों ने अच्छा से चर्चा किया और ये टिप्पणी के टाइप में भी दिया गया है। तो सो आपका वही है, आप उसको वीडियो को रोककर पीछे से इसको समझते हुए आ सकते हैं या फिर वीडियो को रोककर इसे पढ़ लीजिए। समानता का अधिकार देखते हैं थोड़ा-सा। समानता का अधिकार तो संविधान के द्वारा दिया गया है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का एक महत्वपूर्ण क्या है भैया भाग है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करना और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है। यह लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है भैया। समानता का अधिकार लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है भाई। इस अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता, राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध एंड सार्वजनिक अवसरों में समानता तथा अस्पृश्यता का अंत शामिल है। तो इसके अकॉर्डिंग भाई ना कोई भेदभाव कर सकते हैं, ना कोई छुआ-छूत कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे सभी को सब समान के अकॉर्डिंग है ना, समानता के अकॉर्डिंग काम करेंगे, चाहे वो अमीर है, कोई चाहे वो कोई दूसरा कास्ट से, अमीर, गरीब, डोम, चमार कोई भी हो, है ना? सब एक समान यहाँ पर होते हैं। एक समान संविधान के अकॉर्डिंग अधिकार दिया गया है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा उपाधियों को समाप्त करके समाज में समानता स्थापित करने का क्या प्रयास किया गया। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि जाति, धर्म, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो और सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे टिप्पणी में थर्ड, भारत में स्थानीय स्वशासन इसके अकॉर्डिंग का कार्य देखिए क्या है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ग्रामीण और शहरी स्तर पर शासन की सबसे निचली इकाई है। इसका उद्देश्य जनता को सीधे शासन से जोड़ना और स्थानीय स्तर पर विकास कार्य को प्रभावी बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व्यवस्था और शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय इसके प्रमुख उदाहरण हैं। स्थानीय शासन के मुख्य कार्यों में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण विकास, कर संग्रह और स्थानीय समस्याओं का समाधान शामिल है। यह व्यवस्था लोगों की भागीदारी को बढ़ाती है और प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाती है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने इसे संवैधानिक दर्जा देकर अधिक मजबूत बनाया है। इससे स्थानीय स्तर पर शासन और स्वशासन और विकास को बढ़ावा मिला है। न्यायिक समीक्षा को देखिए। न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायपालिका की एक क्या है महत्वपूर्ण शक्ति है, जिसके माध्यम से न्यायालय यह जांच करता है कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून और सरकार के कार्य संविधान के अनुरूप है या फिर नहीं। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देता है। ठीक है? घोषित कर सकता है। तो यह शक्ति भारतीय संविधान के मूल ढांचे का महत्वपूर्ण भाग है और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और शासन को सीमित व उत्तरदायी कानून बनाना है। यह लोकतंत्र में शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करती है और यह और सरकार की मनमानी पर नियंत्रण रखती है। अगला है मौलिक कर्तव्यों का महत्व। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए में वर्णित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। ये कर्तव्य नागरिकों को उनके अधिकारों के साथ-साथ जिम्मेदारियों का भी क्या करते हैं बोध कराते हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों में अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। मौलिक कर्तव्यों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने, पर्यावरण की रक्षा करने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, फिर भी ये एक आदर्श नागरिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अगला है अगला है आपका भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो
भारतीय राष्ट्रपति देश का संवैधानिक क्या होता है? प्रमुख होता है, संविधान के अकॉर्डिंग, और संविधान के अनुसार सभी कार्य उसके नाम किए जाते हैं। वह भारत का प्रथम नागरिक और संघीय कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, यानी कि यहाँ पे खास करके बात किया जाए तो वास्तविक शक्ति प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियों में कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां क्या है? शामिल है। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, संसद का सत्र बुलाता है ना? संसद का मतलब मीटिंग्स बुलाते हैं और ये फिर भंग करता है तथा विधेयकों को क्या करते हैं? स्वीकृति देता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स विधेयक का जो मतलब होता है वो होता है कानून का प्रस्ताव, प्रपोजल फॉर अ लॉ। तो ये होता है जब सरकार या फिर कोई सदस्य नया कानून बनाता है या नया कानून बनाना चाहता है या फिर पुराने कानूनों में बदलाव करना चाहता है, तो सबसे पहले उसका जो ड्राफ्ट तैयार होता है और इसी मसौदे का जो इसी जो ड्राफ्ट है, इसी ड्राफ्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एक विधेयक या फिर इंग्लिश में से बिल कहा जाता है। ठीक है? समझ गए? तो क्या होता है? विधेयक होता है कानून का प्रस्ताव। ठीक? चलो। आपातकालीन की स्थिति में यह राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी कर सकता है। इसके अलावा वह क्षमादान का प्रयोग कर अपराधियों की सजा को भी कम या फिर माफ कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण और महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी है ना? पदाधिकारी है। समझ गए भैया? क्वेश्चन नंबर आपका है अब यहाँ पर 7 टिप्पणी में, भारत में पंचायती राज संस्थाएँ क्या है? चलिए समझिए। पंचायती राज में संस्थाएँ भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की आधारभूत इकाई है। इनका उद्देश्य गांव स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और विकास कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद संवैधानिक रूप से स्थापित हुआ। किसके रूप से? संवैधानिक रूप से। जिससे पंचायतों को एक मजबूत कानूनी आधार क्या हुआ? मिला। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर कार्य करती है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जो मध्य स्तर होता है और जिला परिषद। इन संस्थाओं के प्रमुख कार्यों में ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन शामिल होता है ना? और यह व्यवस्था ग्रामीण लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल कर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचाती है और स्थानीय समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करती है। अगला है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक संवैधानिक प्रस्ताव था। इसका नेतृत्व सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने किया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय का सहयोग प्राप्त करना और भारत में संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत करना। क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो नया संविधान बनाएगी। साथ ही प्रांतों को यह अधिकार होगा कि वे संघ में शामिल हो और या फिर अलग हो जाए। हालांकि इस प्रस्ताव को भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। तो ऐसा जब प्रस्ताव आया था क्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंग, तो ये प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी नहीं थी और कार्यकारी शक्तियां ब्रिटिश सरकार के पास ही थी। इसलिए यह जो मिशन है क्या हो गया? क्रिप्स मिशन असफल रहा। संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधेयक के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। इसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। इस प्रणाली का मुख्य विशेषता यह है कि सरकार तब तक ही कार्य कर सकती है जब तक उसे संसद, विशेषकर लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यदि सरकार बहुमत खो देती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व
मंत्रिपरिषद की एकजुटता और संसदीय नियंत्रण प्रमुख तत्व है। यह प्रणाली लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेही रखती है। संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अवधारणा है। यह सिद्धांत केशव आनंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में स्थापित किए गए। क्या समझे? यह सिद्धांत जो है कि केशव आनंद भारती वर्सेस केरल राज्य के मतलब ये दोनों के बीच में ये था। ठीक है। इसके अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। क्या कहा कि संसद जो है कि संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं भंग कर सकता, उसे नहीं बदल सकती है वो, है ना? संविधान की मूल संरचना में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का विभाजन, मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता जैसे तत्व शामिल माने जाते हैं। यह सिद्धांत संविधान की स्थिरता और उसकी मूल भावना की रक्षा करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी संशोधन से संविधान की बेसिक आइडेंटिफिकेशन प्रभावित ना हो। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार वे विशेष अधिकार हैं और स्वतंत्रता हैं जो संसद के सदस्यों और संसद को अपने कार्य को स्वतंत्र और प्रभावी ढंग से करने के लिए प्राप्त होती है। ये विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 में वर्णित है। इनका उद्देश्य विधायिका की गरिमा, स्वतंत्रता और कार्यक्षमता को बनाए रखना है। इन विशेषाधिकारों के अंतर्गत संसद में स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, संसद सॉरी यहाँ पर क्या देखा, इन विशेष अधिकारों के अंतर्गत संसद में स्वतंत्र भाषण की स्वतंत्रता, सदस्यों की गिरफ्तारी से कुछ सीमित संरक्षण और संसद की कार्यवाही में बाधा डालने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की शक्ति शामिल है। संसद को यह अधिकार भी है कि वह अपने सदस्यों के आचरण को नियंत्रित करे और अवमानना के मामलों में दंड भी दे सके। यह विशेष अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 में यहाँ पर टिप्पणी का राज्यसभा की भूमिका समझिए। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मुख्य उद्देश्य संघीय ढांचा में राज्यों के हितों की रक्षा करना और राष्ट्रीय स्तर पर संतुलित निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। राज्यसभा को अस्थायी सदन भी क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसे एक तिहाई सदस्य इसके एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब देखिए, आप लोगों का एक डाउट हो सकता है कि ये सर सेवानिवृत्त क्या है? तो सेवानिवृत्त मतलब होता है रिटायर्ड हो जाना। जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी की निर्धारित आयु पूरी करके नौकरी छोड़ देती है, मतलब जितने टाइम पीरियड होता है उनका करने का वो कर लेता है अपने अकॉर्डिंग, एंड उससे जब वो रिटायर्ड हो जाता है, जब उसका रिटायर्ड हो जाता है कि भाई उसने इतना दिन इतना काम किया है, अब इसको आराम चाहिए और इसका काम अब हो गया, तो रिटायर्ड हो जाता है। और रिटायर्ड के बाद भी अगर बहुत सारे इसमें जैसे मतलब अब जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता होते हैं उनको अलग से भी क्या होते हैं, कुछ नया मिलते हैं। ठीक है, समझ लो एक कैश दिया जाता है। ठीक है, सेवा के तौर पर सैलरी दी जाती है। ठीक है, फिर भी तो यहाँ पे मान लो अगर कोई शिक्षक की बात करें यहाँ पर, तो एक शिक्षक 60 वर्ष की आयु तक क्या किया, शिक्षा करवाया, मतलब अपने स्कूल में पढ़ाया हो रहा है, 60 वर्ष हो गया, तो इस इतने वर्ष आयु होने पर सेवानिवृत्त हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि नौकरी तो छूट जाता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंग सरकारी तरफ से उसको पैसे दिया जाते हैं। ठीक है, तो भाई कि ये रिटायर्ड हो चुका है तो रिटायर्ड के तौर पर उसको पैसा दिया जाता है ना, कुछ क्या जाता था, कुछ पैसा दिया जाता है। तो देखो इनमें ना पेंशन भी दिए जाते हैं, ये जैसे कि हर महीने मिलने वाली पेंशन भी हो जाते हैं लागू, है ना, जब वो वहाँ से छोड़ देते हैं। या फिर इसमें ग्रेच्युटी, ठीक है, ग्रेच्युटी भी मिलते हैं, जैसे कि अब वो नौकरी छोड़ दें तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक अच्छा सा फंड, उस एक अच्छा ना एक अच्छा रकम उसको दे दिया जाता है। ठीक है, छोड़ने के लिए, छोड़ने की वजह से, तो एक प्रकार का एक छोड़ने के लिए गिफ्ट जो होता है उनको दे दिया जाता है। ठीक है, और ये फिर भविष्य का या फिर इसको प्रोविडेंट फंड भी बोला जाता है, पीएफ।
ठीक है? भविष्य निधि, नौकरी के दौरान जमा की गई राशि जो होती है वो भी दे दिया जाता है। क्या आपने क्या समझा कि सेवानिवृत्ति यानी नौकरी से जब रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद भी नियमों के अनुसार पेंशन या फिर अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उनको दिया जाता है। तो ये मैंने कन्फ्यूज़न ना रहे इसीलिए तुमने इतना इसको छेड़ा, ठीक? राज्यसभा विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लोकसभा के साथ मिलकर कानून निर्माण करती है, विधेयक पर चर्चा करती है और उन्हें संशोधित करने का सुझाव देती है। हालाँकि धन विधेयक के मामले में लोकसभा को अधिक अधिकार प्राप्त है, फिर भी राज्यसभा पुनर्विचार और सलाह देने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके अनुसार इसके अलावा यह संघीय संतुलन बनाए रखने और विशेषज्ञ राय प्रदान करने में भी योगदान देती है, जिससे संसद की गुणवत्ता बढ़ती है। इस तरह से मैंने आपका कंप्लीट जितने भी मोस्ट मैंने क्वेश्चन आंसर थे सभी करवाया और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। अब आप लोगों का फर्ज है अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। सो स्टूडेंट्स आप पीडीएफ परचेस नहीं किए हैं अभी तक पीडीएफ परचेस कर लीजिए, देन एक बार आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जहाँ स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। और ये जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जहाँ स्टूडेंट बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।